बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के पिछले लेक्चर में किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक हो सके आपके सवालों के जवाबात डिटेल से दे दूं ताकि आपको कोई इब्हाम और शक व शुबा उसमें बाकी ना रहे। फिर भी अगर उसमें कोई सवाल आता है आपके जहन में तो सिंपली आप गूगल में वो टर्म जो है वो टाइप कर दीजिए, वहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मज़ीद मिल सकती हैं। इसी तरह यूट्यूब में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। कंप्लीट एनिमेटेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें आपको बाकायदा एनिमेशन के ज़रिए से ये समझा दिया गया होगा कि ये अमल या ये प्रोसेस किस तरह हो जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात दूसरी बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं पहले डायरेक्ट आंसर तो नहीं दूंगा, बल्कि उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगा। उस बैकग्राउंड के बेस पे फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में आया था, ठीक है। तो उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और फिर उसके अंदर आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक शुगर होता है और एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड है ये शुगर के हीमी एसिटल या हीमी केटल ग्रुप और दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बनता है। वो जो दूसरा ग्रुप होता है वो किसी और कंपाउंड के अलावा कार्बोहाइड्रेट खुद भी हो सकता है। लिहाजा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान भी बन सकता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो एक प्रोडक्ट इसकी वजह से बनता है। उस प्रोडक्ट को फिर ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा, ग्लाइकोसाइड कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है? वो कंपाउंड जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है। अब मैं आप लोगों को ग्लाइकोसाइड्स के दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है सेपोनिन्स। अब इन दोनों कंपाउंड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है और इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के एक तरफ शुगर का मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इन दो कंपाउंड्स की थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपने देखा ग्लाइकोसाइड की एक एग्जाम्पल है ये। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं स्ट्रेप्टिडीन, दूसरा पार्ट कहलाता है स्ट्रेप्टोज और इसका तीसरा पार्ट है एन मिथाइल एल ग्लूकोसामीन। ये इसके तीन पार्ट्स हैं। चूंकि ये एक एंटीबायोटिक है तो लिहाजा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल हैं ट्यूबरकुलोसिस, एंडोकार्डाइटिस, ब्रोसिलोसिस एंड प्लेग वगैरह, और डिटेल हर डिजीज के लिखी हुई है, आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्ट्रक्चर और इसमें तीन पार्ट्स जो यहाँ पे मैंने जिक्र किया उनको अलग अलग से यहाँ पे शो किया गया है। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को स्ट्रेप्टोडीन कहा जाता है। उसके नीचे जो सेकंड पार्ट आप दरमियान में देख रहे हैं वो स्ट्रेप्टोज है। स्ट्रेप्टोज एक पेंटोज शुगर है और उससे नीचे जो कंपाउंड दिखाया गया है वो है एन मिथाइल एल ग्लूकोसामीन। तो इस कंपाउंड में आप लोगों को दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आ रहे हैं। दो इसमें शुगर्स हैं और एक कोई दूसरा कंपाउंड है। इन दोनों शुगर्स के दरमियान भी जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और इस शुगर और दूसरे कंपाउंड के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इस कंपाउंड में दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं, लिहाजा स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ग्लाइकोसाइड। अब थोड़ी सी डिटेल सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में। ये ट्राई टर्पीन कंपाउंड्स हैं तो ग्लाइकोसाइड यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें मौजूद है, लेकिन ये ट्राई टर्पीन है। इनका जायका कड़वा होता है। जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है और उसको शेक किया जाता है तो उससे झाग पैदा होती है, इसीलिए इसको साबुन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेपोनिन्स का ताल्लुक टर्पिनाइड ग्रुप से है और इसमें शुगर का मॉलिक्यूल होता है और साथ में एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जो स्टीराइड या ट्राइटर्पीन का होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर टर्पिनॉइड्स, क्योंकि सेपोनिन टर्पिनॉइड का एक सब ग्रुप है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टर्पिनॉइड क्या चीज है। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि आपके एग्जाम में यहाँ से अगर कोई एमसीक्यू आता है तो इससे यह आ सकता है कि आपसे पूछा गया होगा कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ग्लाइकोसाइड कौन सा है। तो उसमें से सेपोनिन का एग्जाम्पल शायद हो सकता है या मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है, तो फिर आप उसको चूज कर सकते हैं। या इस तरह टर्पिनॉइड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि टर्पिनॉइड्स क्या चीज है, या सेपोनिन के जो कंपोनेंट्स हैं मसलन शुगर और स्टीराइड और ट्राइटर्पीन के बारे में
क्वेश्चन आ सकता है। अब टर्पिनॉइड्स की तरफ आते हैं कि टर्पिनॉइड्स क्या चीज होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और टर्पिनॉइड्स को टर्पिनॉइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टर्पीन कंपाउंड से डिराइव्ड हुए होते हैं। और टर्पीन क्या चीज है? वो खुद आइसोप्रीन का बना होता है। टर्पिनॉइड्स को आइसोप्रीनाइड्स भी कहा जाता है। अब फिर से जहन में ये सवाल पैदा होगा कि जब टर्पिनॉइड्स टर्पीन से डिराइव्ड हैं या आइसोप्रीन से डिराइव्ड हैं, तो फिर ये आइसोप्रीन्स और टर्पीन्स वो क्या चीज हैं? तो आइए मैं अब आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। सबसे पहले आते हैं आइसोप्रीन की तरफ। आइसोप्रीन का केमिकल फार्मूला है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। अब आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। तो यह है इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि इसके नाम को आप देख रहे हैं, ब्यूटाडाइन। ब्यूटा का मतलब है इसमें 4 कार्बन्स होते हैं और डाइइन का मतलब है इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। और उनकी पोजीशंस क्या है? एक कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है। और इसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ पे मौजूद है? वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है आइसोप्रीन। अब आपके जहन में थोड़ा थोड़ा टर्पिनॉइड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि टर्पिनॉइड्स डिराइव्ड हैं टर्पीन से और टर्पीन डिराइव्ड है आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है और यह कंपाउंड बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। आइसोप्रीन का दूसरा नाम है हेमीटर्पीन। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि टर्पिनॉइड्स वो कंपाउंड्स हैं जो टर्पीन से डिराइव्ड हैं या आइसोप्रीन से डिराइव्ड हैं। अब आइसोप्रीन का दूसरा नाम हेमीटर्पीन है, यानी फुल टर्पीन नहीं है बल्कि हेमीटर्पीन है। जब आप टर्पीन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो तब आप समझेंगे कि हेमीटर्पीन आइसोप्रीन को क्यों कहा जाता है। आगे वाले स्लाइड्स में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि टर्पीन क्या चीज है। फिर उसके बाद आपको हेमीटर्पीन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आइसोप्रीन जो नेचुरल रबड़ पाया जाता है ना, वो उसी का बना होता है। अब सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि आपके जहन में आया होगा कि हेमीटर्पीन क्या चीज है, तो 1 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन इज कॉल्ड हेमीटर्पीन। यानी आइसोप्रीन का अगर 1 यूनिट हो तो उसे हम हेमीटर्पीन कहते हैं। अब आपके एग्जाम में यहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? वो आ सकता है कि आइसोप्रीन का फार्मूला क्या है या आइसोप्रीन का आयुपिक नेम क्या है। तो वो है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ये आपने मेमोराइज करना है। इसके अलावा हेमीटर्पीन का पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हेमीटर्पीन, तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन इज हेमीटर्पीन। अब आते हैं टर्पीन्स की तरफ। अब यहां जब हम टर्पीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज हेमीटर्पीन। हेमीटर्पीन को मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया कि 1 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन इज हेमीटर्पीन, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि जब तक टर्पीन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हेमीटर्पीन नहीं समझ सकते आप। टर्पीन क्या चीज है? पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीन। यानी आइसोप्रीन का 1 यूनिट, फिर उसके बाद दूसरा यूनिट, फिर उसके बाद तीसरा यूनिट, फिर चौथा यूनिट। यानी जिस तरह प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो मोनोसेकेराइड्स के यूनिट से बने होते हैं। तो इसी तरह जो टर्पीन है दैट इज अ पॉलीमर। किस चीज का पॉलीमर है? इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है आइसोप्रीन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्पीन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आइसोप्रीन का फार्मूला तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखा दिया था। तो उसको मिला मिला के आप एक पॉलीमर बना दो, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड टर्पीन। ठीक, अब इसका जनरल फार्मूला क्या है? C5H8। अच्छा, यहाँ पे C5H8 के साथ N लिखा हुआ है। N मीन्स के जो C5H8 है दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ आइसोप्रीन। और चूंकि ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है तो उसके साथ आप N लगा दो, तो N लगाने से जो पॉलीमर बनेगा वो फार्मूला टर्पीन का होगा। तो ये टर्पीन का जनरल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये किस तरह होता है। तो अभी तो मैंने जिक्र किया ना कि ये पॉलीमर है आइसोप्रीन का। अब कितने यूनिट्स आपस में मिलें तो कौन सी चीज कहलाती है? जैसे कि शुगर में आप देखें, जब 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो वो डाइसेकेराइड कहलाता है, 3 मिलते हैं तो ट्राइसेकेराइड कहलाता है। अब यही नेमिंग कन्वेंशन इस टर्पीन में भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो किस तरह है? इसमें कि अगर आइसोप्रीन का 1 यूनिट हो तो वो टर्पीन तो नहीं हो गया ना, क्योंकि टर्पीन तो जब 2 या 2 से ज्यादा आइसोप्रीन आपस में मिलते हैं तब टर्पीन बनना शुरू हो जाता है। अब अगर सिंगल यूनिट है तो वो पूरा टर्पीन तो नहीं हो गया, उसको फिर हम कहते हैं हेमीटर्पीन। अब जब 2 यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो तब ये मोनोटर्पीन है, यानी एक टर्पीन का मॉलिक्यूल बन गया। 2 यूनिट्स मिलके मोनोटर्पीन बना दिया।
उसके बाद अगर 3 यूनिट्स आपस में मिले तो ये सिस्क्विटरपीन्स बनाता है, और अगर 4 यूनिट्स बने तो डाइटरपीन बनता है। अब आपको यहां से थोड़ा सा और भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह एक यूनिट जो है वो आधा कहलाता है। आप देखें, ये पहले में 1 यूनिट हो तो हीमी है, जब 2 हो जाएं तो तब ये 1 कहलाता है, मोनो। ठीक है, 3 हो जाएं तो फिर ये 1.5 बन जाता है, और जब 4 हो जाएं तो तब ये 2 डाई कहलाता है। तो इसमें जो कन्वेंशन यूज किया गया है नेमिंग का, वो एज कंपेयर टू दूसरे पॉलीमर्स के थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी 2 यूनिट्स को यहाँ पे मोनो कहा गया है, फिर 2 और ऐड हो जाएं तो फिर डाई बन जाता है, फिर 2 और ऐड हो जाएं तो फिर ट्राई बन जाता है। ठीक है, अब यहां से कैसा एमसीक्यू या कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डाइटरपीन में कितने आइसोप्रीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें 4 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब सेपोनिन का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं। टर्पीन का कंसेप्ट तो आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। ये एक एग्जांपल है सेपोनिन का। अब सेपोनिन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि सेपोनिन इज अ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड वो जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद हो, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पे होगा, शुगर का मॉलिक्यूल होगा और उसके साथ में कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो कि शुगर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, और उसके अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप के साथ शुगर अपना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये शुगर चेन है, और शुगर चेन यहाँ पे आप देखें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एग्लाइकॉन कहलाता है, जबकि शुगर का मॉलिक्यूल ग्लाइकॉन कहलाता है। तो ग्लाइकॉन और एग्लाइकॉन के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने से जो कंपाउंड बनता है उसे ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। और ये जो एग्जांपल है ये सेपोनिन ग्लाइकोसाइड का है। ग्लाइकोसाइड का एक और एग्जांपल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं, उसका नाम है हेस्पेरिडीन। ये भी ग्लाइकोसाइड का एक एग्जांपल है। हेस्पेरिडीन में भी 2 यूनिट्स होते हैं जिस तरह दूसरे ग्लाइकोसाइड्स में होते हैं। इसमें जो 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट है एग्लाइकॉन जो नॉन शुगर कंपोनेंट है, और दूसरा ग्लाइकॉन जो शुगर कंपोनेंट है। अब यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि ग्लाइकॉन शुगर कंपोनेंट होता है या एग्लाइकॉन, और एग्लाइकॉन के बारे में भी इसी तरह पूछा जा सकता है। अब इस हेस्पेरिडीन में जो 2 यूनिट्स हैं, एग्लाइकॉन वाला यूनिट हेस्पेरिडीन कहलाता है, जबकि ग्लाइकॉन यूनिट जो है वो उसमें रोटिनोज का होता है। यह है हेस्पेरिडीन का स्ट्रक्चर। इसमें आप ये ग्लाइकॉन का पार्ट देखें, ये रोटिनोज है। ठीक है, ये रोटिनोज स्ट्रक्चर है जो डाइसैकेराइड है, और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 2 शुगर्स के दरमियान, और ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शुगर और किसी और मॉलिक्यूल यानी एग्लाइकॉन के दरमियान है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये हेस्पेरिडीन कहलाता है। तो इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने से जो कंपाउंड बनता है उसको हेस्पेरिडीन कहा जाता है। अब यहाँ पे फर्क आप देखें, ये हेस्पेरिडीन है और ये हेस्पेरिडीन है। ये जो सिंगल यूनिट है इसका, इसमें T आता है, और वो जो इसमें जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसमें D आता है। अब मैं आप लोगों को इन दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता हूं। पहले है हेस्पेरिडीन। ये हेस्पेरिडीन की स्ट्रक्चर है जो यहां से मैंने काट के आप लोगों को इधर दिखा दिया है। ये ऑक्सीजन इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तौर पर है, यही बॉन्ड बना रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है रोटिनोज, और रोटिनोज की स्ट्रक्चर क्या है, ये रोटिनोज किन 2 मोनोसैकेराइड का बना है, रेमनोज और ग्लूकोज का। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि रोटिनोज किन 2 मोनोसैकेराइड का बना हुआ है। एक चौथी एग्जांपल देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड्स का, और वो है नारंजीन। नारंजीन में जो एग्लाइकॉन पार्ट है, जो नॉन शुगर पार्ट है, उसे नारंजीनिन कहा जाता है, और जो इसमें ग्लाइकॉन पार्ट है वो रोटिनोज कहलाता है। नारंजीनिन का स्ट्रक्चर क्या है, ये नारंजीनिन का स्ट्रक्चर है, और जो इसका दूसरा कंपोनेंट है रोटिनोज, उसकी स्ट्रक्चर तो आपने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी देख ली है, जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर है, रेमनोज और ग्लूकोज का बना हुआ है। तो लिहाजा ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया जो एक पॉसिबल है एग्जाम में आ जाए, यानी नारंजीनिन जो है वो एक ग्लाइकोसाइड है और किन 2 कंपोनेंट्स का बना है। तो ये इनके 2 कंपोनेंट्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ग्लाइकोसाइड्स का एक 5वां एग्जांपल वो है रूटीन। रूटीन में 2 कंपोनेंट्स उसी तरह हैं, लेकिन इसमें जो एग्लाइकॉन पार्ट है वो क्वेरसिटीन है, और ग्लाइकॉन पार्ट वही रूटिनोज है जिसको आपने पिछले स्लाइडों में देख लिया। एक और क्वेश्चन आ गया कि इन तीनों में कॉमन कंपोनेंट, कॉमन यूनिट कौन सा है, तो वो है रूटिनोज। अब क्वेरसिटीन की स्ट्रक्चर ये आ गई,
अब अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ गया कि आपको इनमें से कोई स्ट्रक्चर दिया गया हो कि ये आइडेंटिफाई करें कि आया ये नारंजनीन है, क्वर्सिटीन है या ये हेस्प्रेटीन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्वर्सिटीन में यहाँ पे आप 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहन में रखें कि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर होंगे, जबकि नारंजनीन में इधर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और जो दूसरा है ये वाला हेस्प्रेटीन, हेस्प्रेटीन में इधर एक हाइड्रोक्सिल है, इधर एक मिथॉक्सी ग्रुप है। तो ये तीनों यहाँ पे एक दूसरे से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डिफरेंसेस रखते हैं। तो ये एक निमोनिक के तौर पर आपके लिए काम कर सकता है कि आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। अब एक और ग्लाइकोसाइड है जिसका नाम है क्वेरसिट्रीन। क्वेरसिट्रीन का जो एक ग्लाइकान पार्ट है वो सेम जो पिछले स्लाइड में रूटीन के लिए कंपोनेंट था वो है क्वेरसिटीन, यानी इसकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी। लेकिन इसमें जो ग्लाइकॉन पार्ट है, शुगर पार्ट है, वो रेमनोज शुगर है। रेमनोज की स्ट्रक्चर क्या है? ये एक रेमनोज की स्ट्रक्चर है और ये एक मोनोसेकेराइड। अब जिस किस्म का रिएक्शन होता है एक ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन के दरमियान ताकि वो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए और ग्लाइकोसाइड कंपाउंड बने, तो उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो एक सवाल आप लोगों में से ये भी आया था कि व्हाट इज कंडेंसेशन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन वगैरह। तो उसका यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे के स्लाइड में। तो ये जो ग्लाइकान और एक ग्लाइकान आपस में मिलते हैं और एक ग्लाइकोसाइड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनके दरमियान बनता है, तो वो थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन बनता है। और इसमें जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो बिटवीन एन अल्कोहल और अमाइन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द शुगर। यानी एनोमेरिक कार्बन तो मैंने आपको बहुत बार पिछले स्लाइडों में समझा दिया है लेक्चरों में कि जो रिंग कंपाउंड जब बनता है उसमें शुगर कार्बन नंबर 1 जो होता है शुगर का, दैट इज एनोमेरिक कार्बन, जिसकी वजह से 2 आइसोमेरिक फॉर्म इसके पॉसिबल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा आइसोमेरिक फॉर्म। सो व्हाट आर कंडेंसेशन रिएक्शंस? फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है जहन में जब आप ये समझ गए कि ग्लाइकान और एक ग्लाइकान के दरमियान जो रिएक्शन होता है दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फिर कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक और रिएक्शन के बारे में भी बताना चाहता हूं ताकि उसका डिफरेंस भी आपको जहन में मौजूद हो। वो है एडिशन रिएक्शंस। 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं तो उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन समझने से पहले एक और टर्मिनोलॉजी भी है कंडेंसेशन का, सिंपल कंडेंसेशन। तो वो क्या चीज है ये भी अभी समझना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन और सिंपल कंडेंसेशन में क्या फर्क है। अगर कोई वेपर है वाटर का वो लिक्विड में तब्दील हो जाए तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये एक फिजिकल तब्दीली है, केमिकल तब्दीली नहीं है। अब आते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ। जिस तरह एडिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 यूनिट्स था, इसी तरह कंडेंसेशन भी रिएक्शन होता है 2 यूनिट्स के दरमियान और वो कंबाइन होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है जो कि उससे डिफरेंट है, वो है लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। यानी 2 यूनिट्स आपस में मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, लेकिन उस सिंगल यूनिट बनने के दौरान एक और बाय प्रोडक्ट बनता है। वो बाय प्रोडक्ट इनमें से कोई एक हो सकता है, मसलन वो या तो वाटर हो सकता है या अमोनिया हो सकता है, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड या HCl भी हो सकता है, या हो सकता है कोई और भी मॉलिक्यूल बन सके। तो उसकी पूरी लिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में आपको मिल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन तो आपने अभी देख लिया इसकी डिफिनेशन। अब आते हैं डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की तरफ। व्हाट इज सिंपल डिहाइड्रेशन? When your body loses more fluid than you take in, यानी अगर आपके बॉडी से ज्यादा पानी खारिज हो जाए बनिस्बत इसके कि आप जितना इनटेक कर रहे हैं वाटर का, तो इसको भी डिहाइड्रेशन कहा जाता है। जैसे कि डायरिया के दौरान अक्सर होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ये एक रिएक्शन नहीं है, ये एक सिंपल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें पानी की कमी आ जाती है और उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अब एक होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा होता है उससे वाटर का एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल लूज हो रहे होते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कि जब कोई रिएक्शन हो रहा हो और उस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाए तो फिर हम कहते हैं डिहाइड्रेशन
रिएक्शन। तो अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंबाइनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स हो। अब जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एक सब टाइप कहलाता है, क्योंकि उसमें भी वाटर लॉस हो रहा होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन के दरमियान फर्क क्लियर हो चुका होगा। अब दोबारा से वापस चलते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड की तरफ। दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बांड बनने का जो रिएक्शन है कंडेंसेशन, उसका जिक्र आ गया तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब वापस चलते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड की तरफ। अब मैं चाहता हूं कि आपको इसके टाइप्स भी बता दूं कि ग्लाइकोसिडिक बांड्स किस किस टाइप्स का हो सकता है। तो इसको मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली क्लास मैं आपको बताता हूं, वो है बेस्ड ऑन बांड नेचर, कि बांड की नेचर क्या है, उसके लिहाज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को किन अकसाम में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओ ग्लाइकोसाइड्स। ओ ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ये ओ का जो इसमें लेटर आ गया है ना, दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, यानी जो बांड बन रहा होता है तो उसके दरमियान एक ऑक्सीजन का एटम होगा, उसके थ्रू ये बांड बन रहा होगा। इसीलिए ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ऐसे ग्लाइकोसाइड्स को ओ ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। यहाँ पे आप ओ ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसमें जो बांड है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आप देखें, ये शुगर का ग्लाइकॉन मॉलिक्यूल है और ये ए ग्लाइकॉन है, इसके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है और यहाँ पे आप ऑक्सीजन देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको ओ ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। अब इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, सी ग्लाइकोसाइड्स। जब इसके दरमियान कोई और चीज ना हो, बल्कि डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक बांड हो, ना इसमें ऑक्सीजन हो ना कोई और चीज हो, डायरेक्ट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को सी ग्लाइकोसाइड कहा जाता है और इस लिंकेज को सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन हेयर। यहां पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये डायरेक्टली ये कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ है। इसकी एक तीसरी किस्म है जिसे एस ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है, यानी वो ग्लाइकोसाइड कंपाउंड्स जिसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन की बजाय सल्फर हो, तो ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ऐसे ग्लाइकोसाइड्स को एस ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। यहाँ पे इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये सल्फर है और इधर कार्बन और दूसरी जानिब भी कार्बन, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया ये एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और इसके लिए जरूरी यह है कि जो एक ग्लाइकॉन यूनिट है उसमें SH हो, ताकि वो जब इसके साथ रिएक्शन करे तो सल्फर दरमियान में आ जाए। एक और किस्म भी है ग्लाइकोसाइड्स की, उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसाइड्स। अब तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इसको एन ग्लाइकोसाइड क्यों कहा जाता है। जाहिर है कि इसमें जो लिंक होगा वो थ्रू नाइट्रोजन होगा, तो इसीलिए इसको एन ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। अब एक दूसरे स्कीम की तरफ आते हैं जिसके जरिए से भी ग्लाइकोसाइड्स को तकसीम किया गया है, वो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैकराइड्स चेन्स, कि कितने सैकराइड चेन्स मिले हुए हैं, तो तब आप उसको क्लासिफाई करते हैं उस बेसिस पे। तो ये यूनिट्स एक भी हो सकता है। ऐसे ग्लाइकोसाइड्स को मोनोडेस्मोसाइड कहा जाता है। अगर इसके साथ दो चेन्स अटैच्ड हो या दो यूनिट्स अटैच हो तो उसको बाइडेस्मोसाइड कहा जाता है। अगर 3 यूनिट्स अटैच्ड हो तो ट्राइडेस्मोसाइड, इसी तरह टेट्राडेस्मोसाइड वगैरह वगैरह। तो अब क्लियर हो चुका होगा कि ग्लाइकोसाइड्स को पहले आप नेचर ऑफ द बॉन्ड के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं और अब थ्रू नंबर ऑफ सैकराइड चेन्स कितने हैं उसके बेसिस पे आप ग्लाइकोसाइड को कितने ग्रुपों में, कौन कौन से ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोनोडेस्मोसाइड क्या चीज है, तो आपको पता हो कि मोनोडेस्मोसाइड में एक ग्लाइकॉन चेन अटैच्ड होता है, और अगर क्वेश्चन हो कि बाइडेस्मोसाइड कौन सा होता है तो आपको पता हो कि उसमें 2 शुगर के चेन्स अटैच्ड हों। Another scheme of classification based on the nature of the attached sugar, जो उसके साथ शुगर अटैच्ड है वो कौन सा शुगर है, उसके बेसिस पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन है वो ये हो सकता है कि गैलेक्टोसाइड्स, यानी उसमें कोई गैलेक्टोज शुगर अटैच्ड है ना, इसीलिए उसको गैलेक्टोसाइड्स कहा जाता है। रेमनोसाइड्स यानी रेमनोज शुगर है, जाइलोसाइड्स जाइलोज शुगर है, तो इस तरह से जो शुगर अटैच्ड है उसके हिसाब से भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक और स्कीम की तरफ आते हैं जो कि सोर्स बेस्ड है, यानी ग्लाइकोसाइड किस कंपाउंड से डिराइव्ड है उसकी मुनासबत से आप ग्लाइकोसाइड का नाम रख सकते हैं, उसकी बेस पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मसलन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, तो ये सीना जैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर आप सीना प्लांट्स की तस्वीर देखना चाहते हैं तो जस्ट गो टू गूगल इमेजेस, वहां पे सीना प्लांट्स टाइप कर दें, वहां पे आपको इसकी तस्वीर मिल जाएगी।
अच्छा, अब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इस कंपाउंड से डिराइव्ड हैं और इस कंपाउंड को एंथ्राक्विनोन कहा जाता है, इसीलिए इस ग्लाइकोसाइड्स को एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। दूसरा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसको स्टीरोल ग्लाइकोसाइड्स भी कहा जाता है और ये कहाँ से हासिल होते हैं? डिजिटालिस एक प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं और चूंकि ये स्टीरोल से डिराइव्ड हैं इसीलिए इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरोल ग्लाइकोसाइड्स कहा गया है। तो ये जो इसका डिराइव्ड जिस चीज से हैं वो ये स्ट्रक्चर रखता है स्टीरोल। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो कि जिनसिंग एक प्लांट है वहां से हासिल होता है। सेपोनिन की पिछले स्लाइड में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि सेपोनिन की स्ट्रक्चर क्या है और सेपोनिन क्या चीज है, तो ये उसका दोबारा से आप स्ट्रक्चर देख लें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेपोनिन। थायोसायानेट एंड आइसोथायोसायानेट ग्लाइकोसाइड्स ये ब्लैक मस्टर्ड से हासिल होते हैं और इसमें ये वाला ग्रुप मौजूद होता है, फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसको थायोसायानेट या आइसोथायोसायानेट ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। अब अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि जो ग्लाइकोसाइड्स इस कंपाउंड से डिराइव्ड होते हैं उनको कौन से ग्लाइकोसाइड के ग्रुप में रखा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। इसी तरह इनके एग्जाम्पल्स भी आपको थोड़ा सा मेमोराइज होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि कौन से प्लांट्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं, एंथ्राक्विनोन, कार्डियक और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स वगैरह वगैरह। एक और ग्लाइकोसाइड्स है अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स, मसलन ये वेनिला क्या चीज है? एक प्लांट है वहां से हासिल होता है और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है इसीलिए इसको अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्डिहाइड। फिनोल ग्लाइकोसाइड्स जो कि बियरबेरी में पाया जाता है और ये फिनोल की स्ट्रक्चर है, तो लिहाजा एक तो ये स्ट्रक्चर्स अपने जहन में रखें कि फिनोल की स्ट्रक्चर किस तरह होती है, अल्डिहाइड की किस तरह होती है, थायोसायानेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेपोनिन और ये एंथ्राक्विनोन वगैरह वगैरह। अब एक और भी रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन आया था, वो था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, जो कार्बोहाइड्रेट के केमिकल रिएक्शन थे उसमें एक रिएक्शन था ओसाजोन फॉर्मेशन। तो उस ओसाजोन फॉर्मेशन के दौरान एक क्वेश्चन आया था कि ये जो फिनाइल हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल है ये इस कार्बन पे अटैक क्यों करता है, इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं करता? तो ये रिएक्शन के दौरान अटैक करता है इस कार्बन पे। अब सवाल ये तो पैदा होता ही है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि ये इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं करता, तो इसका जवाब ये है कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे NH2, इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद है। और आपको पता है कि जिस चीज पे नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल फंक्शन कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कि ये खुद या तो नेगेटिव चार्ज रखता है या इलेक्ट्रॉन रखता है जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये किसी पॉजिटिवली चार्ज या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप पे अटैक इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई कि इस नाइट्रोजन पे कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है, तो लिहाजा ये न्यूक्लियोफाइल है और ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हों कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हो और एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल हो, तो आप मुझे ये बताएं कि ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा या स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा? जाहिर है ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है कोई कार्बन तो क्यों स्ट्रॉन्गर है। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिखाता हूँ। अल्डोज शुगर जो होता है उसमें जो अल्डिहाइड कार्बन है यानी ये वाला, इट इज मोर इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू दीज कार्बन। क्यों मोर इलेक्ट्रोफाइल है? बिकॉज इट इज बाउंड विद ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड एंड शेयरिंग 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है जो कि इधर से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो हमें पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है और 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ से हैं और 2 कार्बन की तरफ से हैं। ठीक है, तो कार्बन की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस डबल बॉन्ड में? 2। अब ये ऑक्सीजन इन चारों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये तो केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा जिसमें से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं।
तो लिहाजा कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन दूर हो गए टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब आते हैं इस कार्बन की तरफ। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन का अपना है, सिर्फ एक उसमें कार्बन का है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इन दो में से कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन से आ रहे हैं? सिर्फ एक। ठीक है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे थे? 2, और इधर 1। अब मुझे आप ये बताएं कि इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस कार्बन पे? जाहिर है इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा बनिस्बत इसके। तो जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो लिहाजा ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। इसी वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? जिस पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम आएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। इसीलिए मैंने इस प्लस के सिंबल को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे जाहिर किया है और इधर छोटा। तो अब जो प्लस बड़ा होगा यानी जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा उसकी तरफ जाएगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ना कि इस वाले कार्बन के साथ। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक किसी स्टूडेंट ने प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पूछा था, लेकिन मैं आपको प्रोस्टाग्लैंडिन में ले जाने से पहले उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बना देता हूं। और वो बैकग्राउंड बनाने के लिए जरूरी है कि हम पहले आइकोसेनाइड्स कंपाउंड्स को स्टडी करें। तो व्हाट आर आइकोसेनाइड्स? इसमें 20 कार्बन होते हैं और ये किस दूसरे कंपाउंड से डिराइव्ड हैं? एराकिडोनिक एसिड से। आइकोसेनाइड्स का फंक्शन क्या होता है? ये सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब जहन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके, ये सेल सिग्नलिंग क्या चीज है और सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यूट्यूब सर्च करें, गूगल सर्च करें, वहां पे आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि सेल सिग्नलिंग ये होता है कि एक सेल एक हार्मोन रिलीज करता है या लीगेंड आप उसको कह लीजिए। वो लीगेंड जाके किसी दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। उस रिसेप्टर की कॉन्फॉर्मेशन शेप में तब्दीली आ जाती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जब ये तब्दीली सेल के आउटसाइड वाले पार्ट में आ जाती है रिसेप्टर में, तो यही तब्दीली सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्मिक जो पार्ट होता है उस रिसेप्टर का, उसमें भी चेंज आ जाता है। उस चेंज की वजह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, मसलन साइक्लिक एएमपी। तो वो फिर जाके आगे किसी और एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते न्यूक्लियस तक चली जाती है। न्यूक्लियस में फिर कुछ जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं इसकी जरिए से या डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। अब अगर आपने इसकी कोई एनिमेशन देखनी है, कोई डिटेल से इसके बारे में जानना है, तो सिंपली गो टू गूगल or YouTube and search for the cell signaling molecules and cell signaling। अब एकोसेनाइड्स का ताल्लुक किन कंपाउंड से है? एकोसेनाइड बजाते खुद क्या हो गया? दे आर लिपिड्स। अब यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि एकोसेनाइड्स क्या है? दे आर लिपिड्स। और लिपिड के किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? ऑक्सीलिपिन ग्रुप से। और ये डिराइव्ड किस कंपाउंड से? एराकिडोनिक एसिड से। अब जाहिर है एक क्वेश्चन अब जहन में आएगा आपके कि व्हाट आर ऑक्सीलिपिन्स, कि ये खुद ऑक्सीलिपिन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो ये ऑक्सीलिपिन्स क्या भला है? ऑक्सीलिपिन्स आर ऑक्सीडाइज्ड फैटी एसिड्स एट डबल बॉन्ड्स। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना हमारे पास, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डबल बॉन्ड को अगर आप ऑक्सीडाइज करें तो तब जो लिपिड्स बनते हैं उनको ऑक्सीलिपिन्स कहा जाता है। तो यही ऑक्सीलिपिन्स के सब ग्रुप से ताल्लुक रखता है आइकोसेनाइड्स। लेकिन कौन सा सब ग्रुप? जिसमें 20 कार्बन होते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइकोसेनाइड्स की तरफ। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सब ग्रुप्स: प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, रिजोल्विन्स, योक्सिन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझने से पहले हमें पता हो कि व्हाट आर आइकोसेनाइड्स, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का ताल्लुक आइकोसेनाइड से है।
इसीलिए जब तक आपको एकोसेनाइड का पता ना हो उस वक्त तक आप प्रोस्टाग्लैंडिन को सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे। अब ये अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको याद होगा ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन का ताल्लुक किस चीज से है, एकोसेनाइड से है। और एकोसेनाइड खुद क्या है, 20 कार्बन रखते हैं। और ये एकोसेनाइड किस चीज से डिराइव्ड है, एराकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड है। ये सारी चीजें आपकी मेमोरी में महफूज होनी चाहिए। अब ये आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बल्कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, दूसरा था। उसकी तरफ जाने से पहले ये व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पहले ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लिपिड्स, क्यों लिपिड्स हैं? क्योंकि ये अभी आपने देखा ये एकोसेनाइड से ताल्लुक रखते हैं और एकोसेनाइड ऑक्सीलिपिन से ताल्लुक रखते हैं, ऑक्सीलिपिन जो है वो लिपिड से ताल्लुक रखते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन खुद भी लिपिड्स हो गए। दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एकोसेनाइड्स, पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया। सो व्हाट आर एकोसेनाइड्स? एकोसेनाइड्स आर 20 कार्बन कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। ये पिछले स्लाइड में ऑलरेडी ये बात हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन पैदा होगा कि व्हाट इज एराकिडोनिक एसिड? पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं हुआ था एराकिडोनिक एसिड। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एराकिडोनिक एसिड। ये क्या है? ये एक फैटी एसिड है। लेकिन कौन सा फैटी एसिड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन सा है? पॉली अनसैचुरेटेड। तो अब ये क्वेश्चन आ जाए, आपको याद होगा ना कि एराकिडोनिक एसिड क्या है? फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? अ फैटी एसिड विद मल्टीपल डबल बॉन्ड्स। अब फिर से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग एलिफेटिक चेन, यूजुअली फ्रॉम 4 to 28, तकरीबन 4 से लेकर 28 तक अमूमन इसमें कार्बन के एटम्स होते हैं इस फैटी एसिड में। और फैटी एसिड बजाते खुद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? जिसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, मुझे उम्मीद है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या चीज है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। एराकिडोनिक एसिड की स्ट्रक्चर की तरफ जरा देखें। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फैटी एसिड कहलाता है और इसमें पॉली अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स आप देख रहे हैं। पॉली अनसैचुरेटेड है, इसमें कई डबल बॉन्ड्स हैं। नेचर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ऑटोक्राइन आर पैराक्राइन। जैसे कि एकोसेनाइड की स्लाइड में हमने आपको बता दिया कि वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेल सिग्नलिंग में शामिल है क्योंकि ये उसी का सब ग्रुप है। लेकिन ये कौन से सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं? इनका नेचर है ऑटोक्राइन और पैराक्राइन। सो व्हाट आर ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन? ये क्या चीज होते हैं? ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन एक ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, मैसेज पहुंचाने वाला मॉलिक्यूल, जो कि जिस सेल से रिलीज होता है उसी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। पिछले चंद मिनट पहले मैंने आपको यही बात बताई कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है। एक सेल किसी लिगेंड को रिलीज करता है, वो आगे जाके किसी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। तो अगर कोई हार्मोन या सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसी सेल से रिलीज हो और अपने ही सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता हो तो उसको कहते हैं ऑटोक्राइन या ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन क्या चीज है? अगर एक हार्मोन या लिगेंड एक सेल से रिलीज हो जाए और साथ वाले जो नेबर वाला सेल होता है उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो ये पैराक्राइन कहलाता है। इसके मुकाबले में एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, वो होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के बारे में अगर आपने मालूमात जानना हो तो सीधे जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे, वहां पे आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी या आपको ऑलरेडी शायद पता भी होगा। अब चूंकि यहां तक बात आ गई कि दे आर ऑटोक्राइन या पैराक्राइन, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक या अपनी सेल तक मैसेज ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया? इसकी नेचर क्या हो गई? दे हैव हार्मोन लाइक इफेक्ट्स, यानी ये हार्मोन किस्म के कंपाउंड्स हैं। जिस तरह हार्मोन इफेक्ट करते हैं इसी तरह ये भी इफेक्ट करते हैं। हार्मोन भी एक सेल रिलीज करता है और दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर मैसेज पहुंचाते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इसी तरह काम करते हैं कि वो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना मैसेज वहां डिलीवर करते हैं। एवरी प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेन्स 20 कार्बन इंक्लूडिंग अ 5 कार्बन रिंग, यानी इसमें टोटल 20 कार्बन होते हैं। उन 20 में से 5 कार्बन ऐसे होते हैं जिन्होंने एक रिंग बनाया होता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की कॉमन स्ट्रक्चर है, 20 कार्बन और उन 20 में से 5 जो हैं वो रिंग में होंगे, तो बाकी रह गए कितने? 15, वो ओपन चेन में होंगे। तो अब अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया हो कि इसको आइडेंटिफाई करो कि वेदर इट इज प्रोस्टाग्लैंडिन और नॉट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यानी कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर कट क्वेश्चन होगा। एक उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की स्ट्रक्चर होगी और दूसरी जो है ना
एराकिडोनिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी, एक तीसरा जो होगा अमाइनो एसिड होगा, चौथा किसी पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर होगा। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि विच वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये अगर आपको ये वाली पॉइंट याद हो ना कि उसमें 20 कार्बन होते हैं, उस 20 में से 5 रिंग में होते हैं, तो फिर आप आसानी से उसको पहचान सकेंगे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के फर्दर डिटेल में जाने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम सेमिनल फ्लूइड। कब? इन 1935। किसने किया था? यूलर ने। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम पढ़ेंगे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं और इसी स्ट्रक्चर की डिफरेंसेस की वजह से उनके फंक्शन भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि इंजाइम होता है ना, एक इंजाइम दूसरे इंजाइम से डिफरेंट फंक्शन रखता है। क्यों डिफरेंट फंक्शन रखता है? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, खासकर उनका जो एक्टिव साइट होता है। और वो एक्टिव साइट एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है, कोई पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, वगैरह वगैरह। इसकी मिसाल अक्सर लोग लॉक एंड की के साथ देते हैं ना, कि चाबी हो तो अगर उसकी स्ट्रक्चर चाबी की डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट ताले को खोलेगी ना, ठीक है। इसी तरह इसका भी प्रोस्टाग्लैंडिन का भी है कि जो रिसेप्टर होता है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो किस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो वो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसी के लिहाज से वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और उसी तरह उसका फंक्शन होगा। बाज दफा इस तरह भी होता है कि सेम प्रोस्टाग्लैंडिन होता है लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, बल्कि कभी कभार तो अपोजिट इफेक्ट्स रखते हैं। एक जो है सेल को स्टिमुलेट करता है, दूसरा इनहिबिट करता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है कि सेम हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है? उसकी वजह यह है कि सपोज एक प्रोस्टाग्लैंडिन ए है, वो अगर रिसेप्टर एक्स के साथ बाइंड हो जाए तो वो हो सकता है इनहिबिटरी एक्शन रखता हो। अगर यही सेम प्रोस्टाग्लैंडिन ए रिसेप्टर वाई के साथ बाइंड हो जाए तो उसका फंक्शन शायद डिफरेंट हो पहले वाले से। तो उसकी जो मेन रीजन है, अगर सेम प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो मेन रीजन है वो है रिसेप्टर में डिफरेंसेस, कि उसका रिसेप्टर डिफरेंट होता है। और रिसेप्टर डिफरेंट होगा तो फंक्शन क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि वो जो आगे पाथवे को वो स्टिमुलेट कर रहा होता है ना, कैस्केड ऑफ पाथवे, तो वो डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट कंपाउंड्स को फिर एक्टिवेट करता है। इसी वजह से उस प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट मुख्तलिफ हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक फंक्शन है वेजोडाइलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स है ना उसकी डायमीटर में इजाफा करना। इसका एक दूसरा फंक्शन है इनहिबिटर ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, लिहाजा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को भी वेसल्स में ये प्रिवेंट करता है। इसका एक और फंक्शन ये है कि ये क्रिएट करते हैं एक्साइनाइड हार्मोन को। यही प्रोस्टाग्लैंडिन बुखार पैदा करने में भी किरदार अदा करता है। जब आप बीमार होते हैं तो आपको फीवर लगता है, वो फीवर जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस है उस पर प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये उसमें काफी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इट इंक्रीजेस द मेटिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल्स। एक और फंक्शन इसका यह है यूटरस कंट्रैक्शन, यूटरस को कंट्रैक्ट करने में भी ये किरदार अदा करता है। सम अदर फंक्शंस इंड्यूस चाइल्ड बर्थ, इंडक्शन ऑफ लेबर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा, ये आंखों की एक डिजीज है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसी तरह दे कंट्रोल प्रोसेसेस सच एज इन्फ्लेमेशन इन ब्लड फ्लो। दे आल्सो इंक्रीजेस बोन मास, यानी हड्डियों के मास में इजाफा भी करता है, हड्डियों की सख्ती में, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में इजाफा करता है। इसके अलावा लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ को रिड्यूस भी कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस थे जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन परफॉर्म कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज कैसे होता है। शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि ये एराकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड होता है, तो अब उसकी थोड़ी सी सिंथेसिस पे नजर डालते हैं। ये हमारे स्केलेटन में बल्कि हमारी सारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल टाइप से और मुख्तलिफ टिश्यूज में ये प्रोड्यूस होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है? मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स। ये वो वाले ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो वाले हार्मोन, वो वाले साइटोकाइंस जो बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं। वो वाले हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक फैटी एसिड होता है जिसे एराकिडोनिक एसिड कहते हैं, उससे प्रोड्यूस होता है। लेकिन उससे किस पाथवे के थ्रू प्रोड्यूस होता है? उस पाथवे का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे।
अब ये पाथवे का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। व्हाट इज साइक्लोऑक्सीजिनेज? साइक्लोऑक्सीजिनेज इज एन एंजाइम। चूंकि इसके आखिर में आप देख सकते हैं एज लगा हुआ है, सो साइक्लोऑक्सीजिनेज इज एन एंजाइम। हाउ इज एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस्ड? अब ये एराकिडोनिक एसिड से तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है थ्रू किस पाथवे? साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। अब एराकिडोनिक एसिड खुद कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एराकिडोनिक एसिड क्रिएट हो रहा है डाइइसाइल ग्लिसरॉल से। किस चीज के जरिए से? वाया फास्फोलाइपेज A2। फास्फोलाइपेज क्या है? दैट इज आल्सो एन एंजाइम। तो उसके जरिए से बनता है फ्रॉम डाइइसाइल ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या चीज है, डाइइसाइल ग्लिसरॉल क्या चीज है, ये भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। अब जब डाइइसाइल ग्लिसरॉल से एराकिडोनिक एसिड थ्रू फास्फोलाइपेज बन जाता है तो फिर आगे दो किस्म के पाथवे चल सकते हैं। एक पाथवे का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे और दूसरे का नाम है लिपोक्सिजिनेज पाथवे। व्हाट डज साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे प्रोड्यूस? साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन पैदा करता है। व्हाट डज लिपोक्सिजिनेज प्रोड्यूस? ये जो दूसरी पाथवे का जिक्र मैंने किया वो क्या प्रोड्यूस करता है? ये ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ल्यूकोट्राइन? तो ये आप जाएं और इसके बारे में खूब सर्च करें। ये मुख्तलिफ वो पाथवेज का जिक्र है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन की स्ट्रक्चर भी है। सबसे ऊपरी जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज एराकिडोनिक एसिड। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो पहली स्ट्रक्चर है जो बन गई है वो PGG2 की स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये PGH2 है। ये फिर तब्दील हो सकता है TXA2 में या ये PGI2 में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा यही कंपाउंड आगे जाके PGD2 प्रोस्टाग्लैंडिन या PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स और उसकी सिंथेसिस की पाथवे है और इसमें जितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ से ऐसे आ सकता है कि आपको सीक्वेंस का पता हो कि पहले ये, फिर उसके बाद ये PGE2 और उसके बाद PGF2 अल्फा। तो ये अगर आपको एक सीक्वेंस दिया गया होगा जिसमें ये पहले होगा, ये बाद में होगा और ये आखिर में होगा, तो ये एक गलत सीक्वेंस होगी। सही सीक्वेंस आपने अपने MCQs में सेलेक्ट करनी होगी अगर वो उसमें मौजूद हो कि PGH2, PGE2 और PGF2 है। ये सही सीक्वेंस है तो ये किसी एक ऑप्शन में दिया गया होगा, बाकी में रॉन्ग सीक्वेंस दी गई होगी तो आपने वो सही वाला उसमें से सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह ये एंजाइम्स के नाम आपको पता होना चाहिए कि इस PGH2 से जब PGE2 बनता है तो उस दौरान कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के नामों की तरफ आते हैं कि इसके जो हमने नाम ये देखे PGD2 वगैरह वगैरह, तो ये किस तरह रखे जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के नाम को एक लेटर और एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लेटर होता है वो टाइप ऑफ रिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन में एक 5 कार्बन रिंग होता है और टोटल 20 कार्बन होते हैं। ये जो लेटर होता है ना, ये D-T-E-F वगैरह वगैरह, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि ये रिंग के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। और फिर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डबल बॉन्ड की तादाद को जाहिर करता है। जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना उसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2 है तो 2 लिखा होगा, 3 है तो 3 लिखा होगा। मसलन PGE1, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के नाम और उसका रिंग के साथ ताल्लुक। ये PGE2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है क्योंकि इधर 2 डबल बॉन्ड है, एक ये और एक ये डबल बॉन्ड, तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है। और ये जो PGA, PGB, PGC, PGD, PGE, PGF अल्फा और PGH, G और R, ये जितनी भी हैं, ये इस रिंग पे डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या चीज अटैच्ड है या इसकी रिंग की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। यहाँ पे आप देखिए PGA का क्या होगा, इधर इसके साथ ऑक्सीजन है और इधर इसके साथ एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और PGB में इससे क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस तो ये है कि ये डबल बॉन्ड बजाय इधर के इधर आ गया है। और दूसरा, इस बॉन्ड की स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारी तरफ आ रहा है ये बॉन्ड, जबकि ये बिल्कुल प्लेन में पड़ा हुआ है। तीसरा है PGC, उसमें आप देखें ये जो डबल बॉन्ड है अब ये इधर आ गया है, ठीक, इसमें इधर है, इसमें इधर है और इसमें इधर मौजूद है।
और इसके बांड्स में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। इधर दोनों प्लेन में पड़े हुए हैं और इधर एक बांड जो है ना पीछे की तरफ निकला हुआ है। पीजीडी में क्या होता है, इधर ऑक्सीजन की बजाय OH होता है और इधर एक ऑक्सीजन भी एडेड है और इसमें कोई डबल बांड दरमियान में नजर नहीं आ रहा है। और इसके ये वाले बांड्स भी देखें, एक हमारी तरफ है, एक हमसे परे जा रहा है। PGE को देखें, इसमें ऑक्सीजन ऊपर चला गया, इसकी जगह को ले लिया और हाइड्रोक्सल नीचे आ गया। अब ये जो हैं ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। PGF अल्फा, इसमें दोनों जानिब हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, बाकी ये दो जो बांड हैं ये एग्जैक्टली इसी तरह है। अब टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड देयर फंक्शंस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ये जो जितने आपने टाइप्स देखे ना, PGA, B, C, D, इसके मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़े से उसके फंक्शन के बारे में भी। PGI2, ये 3 इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, वेजोडाइलेशन, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड ब्रोंकोडाइलेशन। अगर इन टर्मिनोलॉजीज की आपको समझ नहीं आ रही है ना, तो आप गूगल में जस्ट टाइप करें, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी का भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज वेजोडाइलेशन मीन, व्हाट डज ब्रोंकोडाइलेशन मीन, ठीक है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको शायद गूगल में सर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको ऑलरेडी पता हो इन चीज़ों का। PGD2 का क्या काम है? इट रिक्रूट्स T हेल्पर सेल्स, यूसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनकी रिक्रूटिंग करता है, सॉर्टिंग करता है, उनकी सिलेक्शन करता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्रिटिकल टू डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस सच एज एस्थमा, एलर्जिक डिजीजेस, दमा, इसके डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। PGE2 ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीशन, यूट्रस कंट्रैक्शन व्हेन प्रेग्नेंट, GI ट्रैक्ट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, lipolysis inhibition, autonomic neurotransmitters, regulation of immune responses, blood pressure, gastrointestinal integrity and fertility, ये इन सारे कामों में इन्वॉल्व है। PGF2 इसका फंक्शन होता है यूटेरस कंट्रैक्शन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्शंस, वेजोकंस्ट्रिक्शन इन सेरेब्रल सर्कुलेशन वगैरह वगैरह। अब मैंने आप लोगों का जो एक सवाल था ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार कर लिया। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, कितनी अकसाम के हैं, नाम क्यों इस तरह रखा गया है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या है, उसके लिए अब बुनियाद तैयार हो गई। अब हम आते हैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब की तरफ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जवाब तक फासला है। सबसे पहले हम समझते हैं वो जो क्वेश्चन था ना कि बोन मेटाबॉलिज्म में प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले हम बोन रिमॉडलिंग और मेटाबॉलिज्म पे बात करते हैं। ओके, बोन रिमॉडलिंग और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा कि एक एनाबॉलिक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिज्म में कोई चीज़ बनती है और कैटाबॉलिज्म में वो डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे भी बोन में भी दो किस्म का मेटाबॉलिज्म होता है, एक होता है बोन रिजॉर्प्शन और एक होता है बोन फॉर्मेशन। जो रिमूवल ऑफ मेच्योर बोन है जिसे बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं, वो कौन से सेल परफॉर्म करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल कैसे इस काम को करते हैं, बोन रिजॉर्प्शन को? ये कुछ खास किस्म के एंजाइम्स तैयार करता है और वो एंजाइम्स फिर किसी एसिडिक एनवायरनमेंट में बोन को डिसॉल्व कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बोन हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम और इन चीज़ों का बना होता है, फास्फेट वगैरह का, प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या करता है? ये उन चीज़ों को डिसॉल्व करता रहता है। तो इस तरह बोन की रिजॉर्प्शन होती है, बोन जो है ना वो रिमूव होता रहता है। इसका जो दूसरा स्टेप है बोन मेटाबॉलिज्म का या बोन रिमॉडलिंग का, वो है एडिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू। एडिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू को बोन ग्रोथ भी कहा जाता है। और इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? उनका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट ये काम कैसे करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं बोन मैट्रिक्स को। वो जब प्रोड्यूस करते हैं बोन मैट्रिक्स को, उसमें क्या शामिल होता है? ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट वगैरह, ये डिपॉजिट कर देते हैं बोन में। तो इस तरह वो बोन की जो है ग्रोथ होती है। इन दो सेल्स के अलावा एक और सेल भी है जिसको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। जब ऑस्टियोब्लास्ट्स अपना काम खत्म कर देते हैं तो उनसे फिर ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं और उनका फिर ये काम नहीं होता कि वो या तो बोन को रिजॉर्प्शन करे या बोन की ग्रोथ में हिस्सा ले। अगरचे वो कुछ ऐसे केमिकल जरूर प्रोड्यूस करते हैं जो जाके ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को हुक्म देते हैं कि आपने ये रिजॉर्प्शन करनी है या बोन ग्रोथ करनी है। ठीक है, अगर इन दोनों में इम्बैलेंस आ जाए
यानी एक प्रोसेस दूसरे की निस्बत तेज हो, तो फिर क्या होता है, अगर रिजॉर्प्शन तेज हो और एडिशन कम हो तो फिर डिजीजेस होते हैं, मसलन ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में पोरस जो बोन बनते हैं ना, वो बोन्स आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ब्रेकेज उसमें आ जाती है, तो ये इम्बैलेंस की वजह से होता है। या फिर बड़े बड़े बोन बन सकते हैं, अगर उसकी रिमूवल की निस्बत बोन फॉर्मेशन ज्यादा हो तो मोटे मोटे बड़े बड़े बोन बन सकते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और इनका जो फंक्शन है वो किस चीज के कंट्रोल में होता है, वो मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स के कंट्रोल में होता है। और वो मालिक्यूल्स कौन सिक्रीट करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। वो उन मालिक्यूलों को सिक्रीट करते हैं और फिर ये इन्हीं सेलों को रिजॉर्प्शन पे या बोन ग्रोथ पे यानी सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट और उसकी डिपॉजिट पे लगा देते हैं। व्हाट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन बोन मेटाबॉलिज्म, वो कौन सी मॉलिक्यूल हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो है पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, ग्रोथ हार्मोन, स्टीरॉयड्स, कैल्सिटोनिन, साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल हैं। चूंकि हम प्रोस्टाग्लैंडिन की तरफ अपने टॉपिक को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल प्रोस्टाग्लैंडिन भी है जो बोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स बोन मेटाबॉलिज्म को किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स किसी सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू बोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यानी कोई पाथवे होती है केमिकल रिएक्शंस की और एंजाइम्स की, ये उसको स्टिमुलेट या इनहिबिट करके बोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखती है। सेल सिग्नलिंग के बारे में पिछली स्लाइडों में मैंने आपको बात की थी कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाके किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और आगे कोई और एंजाइम एक्टिवेट होगा, कोई और होगा, सेल न्यूक्लियस तक बात चली जाएगी, कोई जीन एक्टिवेट हो जाएगा और वो जीन अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा जिसे प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन किसी शायद हो सकता है किसी एंजाइम का काम करता हो या खुद स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, तो वो आगे जाके अगर एंजाइम है तो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। इस तरह बोन रिमॉडलिंग और बोन मेटाबॉलिज्म, रिजॉर्प्शन और बोन ग्रोथ में ये चीजें हिस्सा लेती हैं। ये फिर मुख्तलिफ किस्म के सिग्नलिंग पाथवे का यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि बोन ग्रोथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये आप देखें कि सेल सिग्नलिंग पाथवे कैसी होती है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि कोई लिगेंड आता है या हार्मोन, ये जो चीज है ये एक रिसेप्टर है, ये डिफरेंट रिसेप्टर है, ये एक तीसरा रिसेप्टर है, ये कोई और रिसेप्टर है, ये कोई और रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर, जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर किसी एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो किसी और किस्म का फंक्शन होगा, अगर दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो किसी और किस्म का फंक्शन होगा। तो इसीलिए ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट रिसेप्टर आपस में मिलके किसी खास अंदर के मॉलिक्यूलों को एक्टिवेट कर देते हैं और वो एक्टिवेशन फिर आगे जाके ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट या इनहिबिट करके बोन मेटाबॉलिज्म में अपना किरदार अदा करते हैं। अब आते हैं बोन मेटाबॉलिज्म बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हमारा अब दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ कोई काम नहीं है क्योंकि वो आप लोगों ने क्वेश्चन जो पूछा था वो डायरेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में था, तो ये तो जितना सारा था ये मैंने आपके लिए बैकग्राउंड बना दिया है। अब आते हैं स्पेसिफिकली बोन मेटाबॉलिज्म बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स खासकर जो उसकी किस्म है PGE2 वो बोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक पोटेंट रेगुलेटर है बोन सेल मेटाबॉलिज्म का। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये बोन मेटाबॉलिज्म में इसके दोनों स्टेप्स को कंट्रोल करता है, रिजॉर्प्शन को भी और फॉर्मेशन को भी। अच्छा, ये जब बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है तो पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन किसी सेल को एक्टिवेट करता होगा या इनहिबिट करता होगा ना, तो वो कौन सी सेल्स हैं या कौन सी चीजें हैं, वो है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स। और इसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस के थ्रू भी ये कंट्रोल कर सकता है बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले अब हम आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की तरफ। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट का काम तो यही है ना कि बोन रिजॉर्प्शन हो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन का फंक्शन करता है। कैसे करता है? ये स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। किस चीज को स्टिमुलेट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को, उसकी रिप्लिकेशन को, कि उसकी रिप्लिकेशन तेज हो जाए ताकि ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट बने। इसी तरह जो स्टेम सेल्स होते हैं उसकी डिफरेंशिएशन को में हेल्प करते हैं ताकि वो ऑस्टियोक्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाए। तो इस तरह ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट बनेंगे और ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट फिर हमें पता है कि वो हिस्सा लेते हैं बोन रिजॉर्प्शन में। तो इस तरह ये बोन रिजॉर्प्शन को एक्टिवेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट हमें पता है कि वो बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं।
तो अगर लो कंसेंट्रेशन में आप प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये फिर ऑस्टियोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन और रेप्लिकेशन को स्टिमुलेट करता है। तो आपको पता है कि जब ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, उसकी रिप्लिकेशन बढ़ाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन तेज करेगा, तो ज्यादा ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे, और ज्यादा ऑस्टियोब्लास्ट मतलब है ज्यादा बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ने रिजॉर्प्शन में भी हिस्सा लिया और बोन फॉर्मेशन में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो स्टिमुलेट सेल्स टू सिक्रीट प्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकान्स। ये जो बोन मैट्रिक्स में डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं उसकी सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। एक और चीज है कोलेजन, इस पे इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। अगर आप हाई कंसेंट्रेशन में ये दे देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन या हाई कंसेंट्रेशन में मौजूद हो तो इट इनहिबिट्स कोलेजन सिंथेसिस, उसको फिर बनने नहीं देता। अच्छा, अब कोलेजन क्या चीज है? ये आपको पता है प्रोटीन है, और प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है? इसका कोई जीन होगा, और जीन जो है वो कोई मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए से फिर ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनता है, और वो अगर कोलेजन तो उसका अपना एक जीन होता है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कोलेजन का जो जीन होता है उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ये इनहिबिशन करता है। अब ये चौथे का जो हमने जिक्र किया ऑस्टियोसाइट्स, थ्रू ऑस्टियोसाइट्स ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 it mediates the survival effect of mechanical stimulation in osteocytes। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ गई, मैकेनिकल स्टिमुलेशन। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर कोई शख्स हड्डियों को मैकेनिकली ज्यादा इस्तेमाल करे, यानी मसलन जंपिंग, तो उसकी बोन में जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उनमें सर्वाइवल बढ़ जाता है और उसके बोन्स इस लिहाज से मजबूत होते हैं। लेकिन अगर कोई लेजी है, कोई हर वक्त जो है बंदा है वो हर वक्त लेटा हुआ है, तो उसके बोन्स कमजोर होते जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्टिमुलेटिंग योर ऑस्टियोसाइट्स। तो इसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है कि जब आप उसको मैकेनिकली यूज करेंगे बोन्स को, तो प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट होंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन फिर ऑस्टियोसाइट्स को सर्वाइवल इफेक्ट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन लाइक फंक्शन करता है, यानी ये जाके किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और पहले भी मैंने जिक्र किया कि अगर सेम प्रोस्टाग्लैंडिन एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो उसका एक किस्म का फंक्शन होता है, अगर दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो उसका दूसरा किस्म का फंक्शन होता है। तो आइए अब हम उसके रिसेप्टर्स के नाम जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो PGE2 या तो इसको इनहिबिट करेगा या स्टिमुलेट करेगा सेल्स को। ये कैसे इनहिबिशन और स्टिमुलेशन करता है सेल्स की? ये रिसेप्टर के थ्रू करता है। जिस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आया वो स्टिमुलेट होगा या इनहिबिट होगा। अब इस PGE2 के जो रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से ताल्लुक रखते हैं। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, ये एक अलग स्टोरी है। इसको आप सर्च करें गूगल में कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये एक अलग से एक पूरी डिटेल्ड एक स्टोरी है, वो आप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो PGE2 जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, और ये फिर बाइंडिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। नेम्स ऑफ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जिनके साथ ये बाइंड होता है, EP1R, EP2R, EP3R, EP4R वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट रिसेप्टर का मतलब ये है कि इट कैन एक्टिवेट डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज। अगर हार्मोन EP1 के साथ बाइंड हो जाए तो एक किस्म का सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा, 2 के साथ हो जाए तो दूसरा पाथवे, 3 के साथ तीसरा, 4 के साथ चौथा पाथवे एक्टिवेट करता है। सेल सिग्नलिंग या सिग्नलिंग किस तरह होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन कैन बाइंड टू देयर डिफरेंट रिसेप्टर्स, बाइंड होंगे रिसेप्टर के साथ, देन इट एक्टिवेट्स डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज। जब ये किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो किसी पाथवे को स्टिमुलेट करेगा ना, ठीक है। थ्रू दोस पाथवेज डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स आर एक्टिवेटेड। अब ये जो पाथवे आगे चलेगी ना तो उसके जरिए से कोई दूसरी कंपाउंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर उन एक्टिवेटेड कंपाउंड्स को सेल रिस्पॉन्ड करेगी। कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? या तो वो सेल एक्टिवेट हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी, दैट इज द सेल रिस्पॉन्ड। और फिर अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो वो सेल फिर आगे जाकर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी, और उस फंक्शन के नतीजे में या तो बोन रिजॉर्प्शन होगा या बोन फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ इसकी बाइंडिंग दिखाता हूं मैं आपको। इफ इट बाइंड्स टू EP2R या EP4R, अगर इन दोनों के साथ बाइंड हो जाए तो क्या होगा? इट स्टिमुलेट्स एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो कि फिर स्टिमुलेट होगा, यानी अपना काम शुरू करेगा। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो ये वाला एंजाइम एक्टिवेट होगा, एडिनाइलाइल साइक्लेज। आगे फिर एडिनाइलाइल साइक्लेज क्या करेगा?
इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में फर्दर डिटेल जानने के लिए आप गूगल सर्च करें, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सीएमपी फिर आगे जाकर एक्टिवेट करता है एक और प्रोटीन को, एंजाइम को, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए, या ये आयन चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं, या इसी तरह कॉक्स एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। इसी तरह PGE2 also stimulates expression of C-FOS transfusion factor। ये क्या चीज है? ये भी आप आगे गूगल में सर्च करें, मिल जाएगा। इसी तरह इट कैन स्टिमुलेट्स माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे। ये क्या चीज है? ये आगे जाएं, सर्च करें गूगल में। अगर मैं इनमें से हर एक का जवाब यहाँ पे डालना चाहूं तो ये एक लेक्चर पता नहीं 5 घंटे पे चला जाए, 6 घंटे पे चला जाए। तो लिहाजा बात चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप प्लीज खुद गूगल को, यूट्यूब को जरा देख लिया करें, क्योंकि हमारे पास जो कोर्स होता है वो एक स्पेसिफिक कोर्स होता है। हम ज्यादा आउट ऑफ कोर्स नहीं जा सकते, तो जितना हम थोड़ा सा साइड में जितने आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके जवाबात में उसकी थोड़ी सी मुख्तसर दिया करूंगा, जिस तरह अब मैंने ये मुख्तसर सा जवाब आप लोगों को दे दिया है। ज्यादा अगर आप जाना चाहेंगे तो उसमें गूगल हमारे पास मौजूद है, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, ज्यादा डिटेल्स में वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। ये हर पाथवे, हर फैक्टर के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, जब ये एडिनाइलाइल साइक्लेज जाके सीएमपी को एक्टिवेट करता है, सीएमपी जाके प्रोटीन काइनेज आयन चैनल और कॉक्स एंजाइम को एक्टिवेट करता है, या ये दूसरे जो जिक्र मैंने किया, इसके आगे जाके फिर क्या होता है? दे कंट्रोल द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इससे फिर ये जो सेल्स है ना, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये फिर उनकी डिफरेंशिएशन इस तरीके से कंट्रोल होती है। अब एक तीसरे का जिक्र करते हैं। इफ इट बाइंड्स, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बाइंड हो जाए EP3R के साथ, तो फिर इट इनहिबिट्स द एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम। पिछले में क्या था? एक्टिवेट्स या स्टिमुलेट्स एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम, लेकिन अगर इसके साथ बाइंड हो जाए तो ये इनहिबिशन करता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर प्रोस्टाग्लैंडिन ये एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, किस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ये उसको एक्टिवेट या स्टिमुलेट कर सकता है। और ये पाथवे भी आ सकती है कि एडिनाइलाइल साइक्लेज फिर आगे जाकर किस चीज को एक्टिवेट करता है? सीएमपी को, आयन चैनल को, ठीक है ना, और वो आगे जाके डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, जब एडिनाइलाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, तो पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि एडिनाइलाइल साइक्लेज अगर एक्टिवेट हो जाए तो वो फिर सीएमपी को एक्टिवेट करता है ना, लेकिन यहाँ पे तो हम उसको इनहिबिट कर रहे हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज को। तो जब एडिनाइलाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, फंक्शन ही नहीं करेगा, तो लिहाजा हमारे पास सीएमपी की तादाद कम होगी, वो कम सिंथेसाइज होगा। अब आगे आते हैं एक और रिसेप्टर की तरफ, EP1R। अगर उसके साथ बाइंड हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर इट डाउन रेगुलेट्स द बोन फॉर्मेशन, यानी बोन कम बनेगा। बोन की जो हीलिंग है, अगर कहीं पे बोन डैमेज हो गया है तो वो भी स्लो हो जाता है। इसके अलावा फास्फोलाइपेज C एक एंजाइम है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है EP1R के साथ अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड हो जाए। प्रोटीन काइनेज C एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ये कैल्शियम आयन इनफ्लक्स को भी बढ़ा देता है। तो ये सारी चीजें जब बढ़ जाती हैं तो ये बोन फॉर्मेशन को डाउन रेगुलेट करती हैं, यानी रिजॉर्प्शन को प्रमोट करती हैं। अब आते हैं PGE2 को अगर आप किसी बंदे को एडमिनिस्टर करें, उसको दे दें, इंजेक्ट करें, तो फिर क्या होता है? तो ये 2 तरीकों से आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसके इफेक्ट्स भी फिर अपोजिट होते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली एडमिनिस्टर करते जाएं PGE2 को, तो फिर क्या होगा? बोन रिजॉर्प्शन को इंड्यूस करेगा, यानी बोन की रिजॉर्प्शन होगी, फॉर्मेशन नहीं होगी, बोन जो है ना डिग्रेड होता जाएगा। अगर आप इसको इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी वक्फे से देंगे, तो फिर क्या होगा? बोन फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड, यानी बोन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वक्फे से अगर हम PGE2 देंगे तो क्या होगा? बोन फॉर्मेशन होगी, रिजॉर्प्शन होगी, कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा। तो उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। या अगर उसको कंटिन्यूअस दे देंगे तो क्या होगा? व्हाई दिस हैपन्स? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बोन फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन की सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है। अब आते हैं वाउंड हीलिंग की तरफ। जब जख्म लगता है तो जाहिर है सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो नुकसान पहुंचने का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर्ड हो जाती है। उस अल्टर्ड सूरत में फास्फोलाइपेज एंजाइम वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है? वो मेम्ब्रेन से, यानी सेल मेम्ब्रेन से फास्फोलिपिड्स को तोड़ता है, उसको डिग्रेड करता है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना है?
डबल लेयर है फास्फोलिपिड्स का, और फास्फोलिपिड्स को ये फिर डिग्रेड करता रहता है। जब ये फास्फोलिपिड्स को वहां से डिग्रेड करता रहता है तो फिर उससे एराकिडोनिक एसिड बनता है। एराकिडोनिक एसिड को फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है। किस चीज के जरिए से? एक एंजाइम है जिसका नाम है लिपोक्सिजिनेज, वो फिर एराकिडोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है। एज अ रिजल्ट ल्यूकोट्राइन्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। देन सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोट्राइन्स कंबाइन, मुख्तलिफ किस्म के ल्यूकोट्राइन्स कंबाइन हो जाते हैं, विच देन अल्टर्स द कैपिलरी परमिबिलिटी, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, छोटे छोटे कैपिलरीज, उनकी फिर ये परमिएबिलिटी को फिर चेंज कर देता है। ये एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स के जरिए से थ्रोम्बोक्सेन और प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन में से खासकर PGE2 जो है वो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। किस तरह इंक्रीज करता है? बाय एंटागोनाइजिंग द वेसोकंस्ट्रिक्शन। उसके बाद ये अट्रैक्ट करता है ल्यूकोसाइड्स को टू द एरिया ऑफ डैमेज, जहां पे वाउंड हुआ है या इन्फ्लेम्ड एरिया है, उसकी तरफ ल्यूकोसाइड्स आ जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजिंग द पेन रिसेप्टर्स। जो नर्वस सिस्टम है हमारा ना, उसमें पेन रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि दर्द का हमें पता चले दिमाग को। प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो रेगुलेट द रिपेयर प्रोसेस ऑफ हीलिंग बाय सिंथेसाइजिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड की फिर अलग से एक स्टोरी है, वो भी आप जरा देख लें गूगल में, जिसको गैग्स भी कहते हैं, ग्लाइकोसामीन ग्लाइकेंस। उनका दूसरा नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड्स हैं जो डाइसैकेराइड के रिपीटेड यूनिट से बने होते हैं। तो इसकी डिटेल आप जाके गूगल में पढ़ सकते हैं। ये वो वाउंड हीलिंग से भी आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको भी जरा गौर से पढ़ लीजिए और इस पाथवे को जरा जहन में रखिए कि किस तरह कौन सा एंजाइम किस चीज को एक्टिवेट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या काम करता है। ये सारे फंक्शंस आपको जो है ज़बानी याद होने चाहिए। ये आपका नॉलेज में भी इससे इजाफा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे और इसके जवाब आप देंगे। अच्छा, अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये डिग्रेड भी हो सकता है। तो ये सेल्स में एक्युमुलेट नहीं होता बल्कि ये डिग्रेड होता है। किस चीज में डिग्रेड होता है? एक कंपाउंड है जिसका नाम है 15-कीटो प्रोस्टाग्लैंडिन, ये उसमें कन्वर्ट होता है। इसी को इसकी डिग्रेडेशन कहा जाता है। और ये डिग्रेडेशन या ये कन्वर्जन कौन करता है? इसमें कौन इन्वॉल्व है? कौन इसको इंड्यूस करता है? ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की फैमिली है, वो इसमें इन्वॉल्व है, वो इसकी डिग्रेडेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। तो अगर आपके जहन में कुछ और क्वेश्चंस हों तो ये कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। इंशाल्लाह उसके बारे में फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और फिर डिटेल से मैं आप लोगों को उसके बारे में समझा दूंगा। अगर इसमें भी आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही है तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।